हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, ठीक है, या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो करते हैं फिर शुरू, जहां पे आज हम फिर से बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में खत्म कर चुका हूं, तो जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो मैं उसका लिंक आई टैब पे लगा दूंगा। आप आराम से जाकर पहले वो वाली वीडियो कंप्लीट कर लेना ताकि आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। तो चलो फिर करें शुरू, जहां पे आज हम बात करेंगे। देखो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बोर्ड पे हम सब लिखेंगे अब एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज कहां कहां करते हैं। ठीक है, तो बारी बारी आज हम एक एक करके इन टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज दुगुनी तिगुनी चार गुनी पांच गुनी हो जाए, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे हमें नहीं चाहिए होती अपनी जिंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कि मेरी इनकम इस साल 40,000 है, अगले साल 80 हो जाए, उससे अगले साल ठीक है 80 का डबल हो जाए 1 लाख, ऐसे हमारे पैसे भी इस तरीके से कंपाउंड होते चले जाए। तो सबको अपनी जिंदगी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए होती है। इसी हिसाब से एप्लीकेशंस को हमने कुछ हिस्सों में बांट रखा है जहां पे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक्सपोनेंशियल गिरावट के ऊपर बात करेंगे। तो फिर करते हैं शुरू, जिसमें से पहला कंसेप्ट किसका आता है? पहला कंसेप्ट आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट, उम्मीद है आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी ये वाला वर्ड सुना ही होगा। अगर आप लोगों ने ये वर्ड नहीं सुना तो भाई ठीक है, तो क्या ही कह सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं, हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं सुना तो पता नहीं कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो या अभी पढ़ाई शुरू ही की है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज जो हमें मिलता है हमारे पैसों के ऊपर। कहां से? बैंक से, म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से, रियल एस्टेट से। मतलब जो हमारा पैसा ग्रो करता है तो हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जब हम किसी को पैसा देते हैं तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करने नहीं आया हूं, फिर बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जब हमें एक ही प्रिंसिपल अमाउंट पे बार बार ब्याज मिलता रहे, उसमें क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। तो बात है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिले उसमें क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। आई बात समझ में? मतलब समझाऊंगा मैं अभी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि P1 प्लस में R बाई 100 की पावर n, ये हमारा होता है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। कंपाउंड अमाउंट आता है इससे। अगर मैं इसमें से P माइनस कर दूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा। सॉरी यहाँ P माइनस नहीं कर सकता मैं क्योंकि अगले फॉर्मूले माइनस करूंगा। इससे क्या आता है? कंपाउंड अमाउंट। अब ये n लग गया। n क्या है भैया? नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स, कुछ ही बोल सकते हो आप। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, P हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है 1000 रुपए, भाई अब मैं ठहरा इतना अमीर आदमी की 1000 रुपए मेरी जेब में, ठीक है। अब 1000 रुपए मैं गया बैंक में जमा करवाने में, तो खुश हो गया, अगर भाई साहब आज तो 1000 रुपए है, बैंक वाले बिल्कुल दिल खुश कर देंगे, इतना ब्याज दे देंगे मुझे 1000 रुपए पे, ठीक है। तो मैं 1000 रुपए को बैंक में डालने गया और बैंक वाले ऑफर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरा बैंक शायद कुछ ज्यादा अमीर है, मेरे को देता है 10% पर एनम, ठीक है, जो कि एफडी में भी नहीं मिलता, मुझे तो बैंक प्रोवाइड करता है। मैंने कहा ना अमीर है भाई मेरे बैंक वाले, सस्ते बैंक वाले थोड़ा ना है ये कैनरा एसबीआई की तरह, इनके बैंक क्या लिखते हैं, ठीक है। मेरा बैंक है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ऋतिक बैंक ऑफ इंडिया खुद का बैंक है, इसलिए क्या लेता हूं मैं 10% का इंटरेस्ट रेट। चलो आगे देखते हैं, मजाक बहुत हो गया। 1000 रुपए मान लो, तो इस पे मैंने निकाला 10% का रेट, ठीक है। तो 10/100 तो 8060 कट गई। उम्मीद है आप लोगों को परसेंटेज सोल्व करनी आती होगी। परसेंट हटेगा बटे में 100 आएगा, इस 0 से वाली 0 कट गई, यानी कि 100 रुपए मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो 1000 रुपए पहले साल का मिला मुझे कितना? 100 रुपए, ठीक है। फिर जब अगले साल का ब्याज मिलेगा वही मुझे किसके ऊपर मिलेगा? 1000 रुपए के ऊपर। तो दोबारा 1000 रुपए के ऊपर मैं सेम इसी तरीके से निकाल लूंगा, ठीक है, 10 बटे में 100, तो वापिस क्या मिलेगा? 100 रुपए। तो क्या मेरा इंटरेस्ट कभी भी बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से? नहीं, क्योंकि बार बार मुझे सिर्फ एक ही जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट इसका पापा होता है सिंपल इंटरेस्ट का, एक तरह से। क्यों होता है आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। जैसे कि अब ये 1000 रुपए है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि इस 1000 रुपए में ना हमें पहले 100 रुपए ऐड कर देते हैं, ये वाले नहीं, ये जो पहले में मिले थे
एज अ इंटरेस्ट, इसे ऐड कर देते हैं। तो 1000 रुपए में 100 रुपए ऐड करूंगा तो 1100 हो जाएंगे। अब मुझे मिलेगा 1100 पे 10%, और वो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट गई, जीरो से, ठीक है, एक जीरो से एक वाली जीरो कट गई, एक जीरो से वाली जीरो कट गई, 110 रुपए ब्याज मिले। यानी कि मैं तो खुश हो गया, मेरा इंटरेस्ट 10 रुपए से बढ़ गया, यानी कि मेरा ब्याज बढ़ गया। और हर साल इस तरीके से मेरा जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ता रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से। तो बात है भैया, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया आपने। मेरे भाई ये अमाउंट छोटा था इसलिए तेरे को 10 रुपए का फर्क नहीं पता लग रहा, क्योंकि आइंस्टाइन ने एक लाइन बोली है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो। आई बात समझ में? आज मैं वो चीज समझाने नहीं आया हूं, ठीक है, क्योंकि वो चीज फाइनेंस के ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हो अपने पैसों को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी तगड़ी चीज है जितनी दुनिया में कोई भी तगड़ी चीज नहीं है। आपका पैसा इतना ज्यादा हो सकता है, यानी कि मैं अगर एक सिंपल कैलकुलेशन बताऊं ना, कि आज अगर आपके पास सिर्फ 1 रुपया है, आज आप जो 1 रुपए यूं फूक देते हो ना, 10-10, 100 रुपए पिज्जा पार्टी, ठीक है, कोई सी पार्टी में, बता रहा हूं, अगर 1 रुपए है ना, ठीक है, और आपको मिला है 15% इंटरेस्ट रेट, कितना मिला है, 15% इंटरेस्ट रेट साल का, सालाना बता रहा हूं, और आप सिर्फ 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो उसे, तो वो 1 रुपए 66 रुपीज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 66 गुना पैसा हो गया आपका। सोचो अगर 1 रुपए की जगह 1 लाख हो तो 66 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 करोड़ तो 66 करोड़। तो समझ रहे हो कितने टाइम्स हो गया आपका, कितने टाइम्स हो गया आपका पैसा, कितना मल्टीप्लाई हो गई। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा। आई बात समझ में? ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है, या फिर जिन्होंने कभी कैलकुलेट किया हुआ उनको पता होगा। तो मेरा काम था आपको डिफरेंस समझाना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना काम आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसका हमें सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको डिफरेंस समझाया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला। और बात इसे भैया आपने इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे जो n है ना, यानी कि जो पावर है, एक तरह से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। जैसे पावर, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, a की पावर x या फिर e की पावर x। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब क्या कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर हम पावर चढ़ा दें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या बन गया, ये एग्जांपल हो गया किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आई बात समझ में? हाँ, पर ध्यान रखना सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मैंने समझाने की कोशिश करी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है। सिर्फ एक लाइन में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जब आपको बार बार एक ही अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको आपके ब्याज पे भी ब्याज मिले, यानी कि पहले आपके पास एक अमाउंट है, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को मैंने अमाउंट में ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने नया इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। इससे मेरा क्या होगा, हर साल टाइम टाइम मेरा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वैसे मैंने इसके ऊपर काफी डीप में बात करी भी थी जब मैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के कंसेप्ट पढ़ा रहा था आप लोगों को, ठीक है, दूसरी सीरीज में। चलो पर हमें तो फिलहाल भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एप्लीकेशंस के ऊपर बात करनी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक था, खत्म हो गया। दूसरा क्या आता है, एक तरह से आप बोल सकते हो इसी का भाई है कंपाउंड इंटरेस्ट का ही, ठीक है। वो क्या आता है कि कई बार ना ग्रोथ रेट चेंज होती रहती है, तब ये फॉर्मूला ये थोड़ी ना लगाओगे आप, ठीक है। जब ग्रोथ रेट चेंज हो जाए, जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल बोलता हूं एक, ठीक है, क्या कि इससे मैं आपको एक और एप्लीकेशन समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो कोई कल्चर है, उस कल्चर में कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि दूध से दही का बनना एक क्या है, बैक्टीरियल प्रोसेस है। आई बात समझ में? ठीक है, बैक्टीरियल चेंज है किससे, दूध से दही का बनना। तो एक सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया लगातार बढ़ते रहते हैं तभी तो दही बनती रहती है। तो सिंपल सी बात है, मान लो कोई भी कल्चर है, उसमें बैक्टीरिया जो होता है ग्रोथ करते हैं, कभी पॉपुलेशन ग्रोथ, कभी पॉपुलेशन की ग्रोथ होना, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना, ठीक है, किसी और चीज पे ग्रोथ होना, ये सब कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियल जनरली। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लो पहले एक बैक्टीरिया थे, ठीक है, उससे 2 हो गई, ठीक है, फिर इन 2 से आगे 4 हो जाएंगे, 2 और हो जाएंगे, ऐसे इन 2 से भी 2 और हो जाएंगे, फिर ऐसे में ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चलती रहती है इनकी, ठीक है। तो इस केस में भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन कई बार ना ग्रोथ रेट में चेंज आता है, जैसे मान लो कि हो सकता है कि पहले एक साल बढ़ा 1% से। आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, चाहे वो किसी कल्चर में बैक्टीरिया का हो, चाहे किसी भी जगह में, किसी भी देश में, किसी भी शहर में पॉपुलेशन का हो, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूं कि फर्स्ट ईयर में बढ़ा A% से,
और सेकंड ईयर में बढ़ा 20% से। तो बात है हम अमाउंट कैसे निकालेंगे अपना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी बार इस टॉपिक के ऊपर। तो जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूं कि देखो इसका फॉर्मूला सिंपल ये होता है, जैसे इसमें ये फॉर्मूला था कि प्रिंसिपल 1 प्लस में a बाय 100, यहाँ पे क्या था r बाय 100, यानी कि जिस रेट से बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे n क्यों लिखा, क्योंकि बार बार सेम रेट से बढ़ रहा था। यहाँ पे दो रेट आ गई अब, तो 1 प्लस में a बाय 100, फिर क्या आएगा 1 प्लस में b बाय 100। अगर मान लो ऐसे ही कोई तीसरा ईयर होता, ठीक है, यानी कि थर्ड ईयर जहां पे c% से बढ़ रहा है, तो मैं 1 प्लस में c बाय 100 लिख देता, ऐसे ही 1 प्लस में d बाय 100। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रोथ एक रेट से ना होके अलग अलग रेट से हो रही है तो हम इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है, कि एक सिंपल सी बात है 1 प्लस में a बाय 100, 1 प्लस में b बाय 100, 1 प्लस में c बाय 100, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको, जैसे मान लो कि कोई जगह है जहां की पॉपुलेशन मान लेते हैं 1000 है, ठीक है, 1000 है, ये पहले बढ़ी सपोज करो 10% के रेट से, और फिर इंक्रीज हुई सडनली 20% के रेट से, ठीक है, लोग कुछ ज्यादा ही खाली हो गए, चलो कोई नहीं, इसके ऊपर तो बात नहीं करता मैं, ठीक है। तो 10% के रेट से बढ़ी, फिर बढ़ी 20% के रेट से। तो एक सिंपल सी बात है, तो हमें निकालना है फाइनल में ग्रोथ कितनी हुई। तो देखो 1000 था, अब पहले इस पे क्या निकालोगे 1 प्लस में a बाय 100। अब a कितना है, ब्रैकेट ही लगा लेता हूं, a है 10%, 10 बाय, और ये 100 तो आया परसेंट हटेगी उसकी वजह से, फिर ऐसे ही 1 प्लस में 20 बाय 100। अब मैं इसे क्या करने की कोशिश करूंगा, सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सबको दिख रहा है ये बनेगा 1000, अगर मैं इसको सोल्व करूं, इसके नीचे बने इसकी से गुना हो जाएगी, तो हो जाएगा 100 प्लस में 10, 110 बटे में 100, और यहां पे क्या जाएगा, इसके नीचे एक है 100 प्लस में 20, 120 बटे में 100, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसे 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब आप सोल्व कर लो, तो 12 गुना में 11 हो जाएगा 132, और ये जीरो, ये हो गई पॉपुलेशन 2 सालों के बाद, जब ग्रोथ रेट एक बार 10% थी, एक बार 20% थी। कई बच्चे सीधा ही देते हैं कि 1000 का 110 बटे में 100, क्योंकि 10% बढ़ा, और फिर 120 बटे में 100। तो ये हमारे पास हमने दो टॉपिक देखे, एक हमने क्या देखा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह काम करता है। ऐसे ये भी एक फंक्शन था कि अगर कोई भी चीज है, अगर वो अलग अलग रेट से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। तो अब तो हमने बात कर रही है इंक्रीमेंट की, अब मैं बात कर रहा हूं डिक्रीज करने की। एक कंसेप्ट होता है जिसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन। जिनको डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं पता, पहले मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, जो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड है उन्हें पता होगा। तो डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं मैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखो इस डीई का मतलब होता है, यहाँ पे इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा मैं, ये डीई दिखाता है नेगेटिव सेंस को, यानी किसी से घटने को। डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू में गिरावट आ जाना, किसी चीज की वैल्यू को कम कर देना, कम हो जाना। जैसे मान लो मैं अलग तरह की चीजें यूज करते हैं, हम सब, मैं ही क्यों, हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की प्रकार की चीजें यूज करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूज बढ़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यूज गिरती हैं। जैसे मान लो मैं फोन यूज करता हूं, लैपटॉप यूज करता हूं, टीवी यूज करता हूं, गाड़ी यूज करता हूं, उन सबकी वैल्यू में क्या होता है, लगातार गिरावट आती रहती है। क्यों? क्योंकि भाई हम उसे यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें घिसावट हो रही है। टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, उसमें दिक्कतें आएंगी जब मैं उसे लगातार यूज करता रहूंगा तो, और उस दिक्कतें आने की वजह से उसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, गिरती चली जाती है। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो मैं मार्कर नया नया लेके आया तो बिल्कुल मस्त चिकना, ठीक है, एक नंबर का लगता था। जब ये कुछ दिन मेरे हाथों में रहा, इसके प्रिंट मिटने शुरू हो गई, ठीक है, पुराना होने लग गया, क्या ये सेम रेट में जाएगा? बिल्कुल नहीं। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, किसी की चीज की वैल्यू में गिर जाना, गिरावट आ जाना। जैसे हम कोई बार गाड़ी यूज करते हैं, आपने सुना होगा ना कि गाड़ी एक ऐसी चीज है जिसे हम शोरूम से बाहर निकाल दे तो उसके रेट ऑलमोस्ट 25% डाउन होते हैं, फिर कोई लेगा उसे पूरे प्राइस में, चाहे वो कुछ ही किलोमीटर चली हो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू में गिरावट आना। जैसे मैं अभी समझाता हूं आप लोगों को। मान लो कोई फोन है 20,000 रुपए का, ठीक है, अब इसमें आया डेप्रिसिएशन, किस रेट से, 10% के रेट से। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में फॉर्मूला चलता है उल्टा, P1 माइनस में R बाय 100 और ऊपर क्या आता है N, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्लस में आया था क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रहा है, इसलिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो 20,000 है, ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। 1 माइनस में रेट क्या है गिरावट का, 10%, कि 10% वैल्यू हर साल कम हो जाएगी, तो 10 बाय 100
और पावर में क्या आ जाएगा, n की जगह टाइम पीरियड। मान लेता हूँ 2 साल, मान लो 2 साल तक गिरी, सिर्फ 2 साल ले लेते हैं एग्जांपल में, कुछ भी ले सकते हो आप। तो मैंने इसके नीचे 1 ले लिया। जब इसके नीचे 1 है तो आपने एलसीएम लेना सीखा होगा, तो डायरेक्टली इसकी से गुणा कर दिया करो भाई। 100 में से 10 गए, कितना आ गया, 90। 90 बटे में 100, तो 90 बटे में 100 गुणा में 2 बार आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, 20,000। अब देखो 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गई, 9 निम 81, 2 जीरो ये रही, और गुणा में 2 अभी भी है, तो हो जाएगा 162। 81 गुणा में 2 00, यानी कि वैल्यू क्या रह गई अब सिर्फ 16,200। मतलब 20,000 रुपया कोई फोन था जो कितने का रह गया, 16,200 का, अगर 10% से डेप्रिसिएशन लग रहा है तो। अब यहां पे भी केस बन सकता है, वो क्या कि भैया डेप्रिसिएशन हो तो सकता है अलग रेट से लगे, कि मैंने सुना है क्या कि कई बार क्या होती है, कुछ चीजों की वैल्यू है ना सबसे ज्यादा गिरती है उनके पहले साल में, जैसे गाड़ी, बाइक, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू गिरती है कि शोरूम से बाहर निकाला आपने, 1 साल बाद बेचोगे तो 1 लाख की बाइक क्या है, कोई 75,000 देगा, कोई 70,000 देगा, 1 साल चली हुई बाइकों की भी 70-60 इतनी मिल जाए वही बहुत है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू है ना कुछ चीजें गिरती है शुरू के ईयर्स में, तो वैल्यू की गिरावट के रेट में चेंज भी आ सकता है, ठीक है। और जब चेंज आता है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इस केस में ऐसा लगाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, 1 मान लो पहले गिरा A% के रेट से और फिर गिरा B% के रेट से, वही सेम कंसेप्ट है, यहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस में A/100 और मल्टीप्लाई में 1 माइनस में B/100, ठीक है। जैसे मैं आपको सेम एग्जांपल समझाता हूं, मान लो कोई 20,000 रुपए का फोन है, कोई 20,000 रुपए का फोन है, वो पहले गिरा 10% के रेट से, तो बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा 10 यहां पे आएगा, तो 100 में से 10 गए, 90 बटे में 100 आ गया, और फिर गिरा 20% के रेट से, तो क्या आएगा 20 यहां पे आएगा, 100 में से 20 गए, 80 बटे में 100। और पीछे ऐसे कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो 4 जीरो कट गई, 9 8 72 00 और गुणा में 2 है, 72 दूनी 144 00, यानी कि 14,400 रुपए ये अमाउंट बच जाएगा। ये हमारे पास वो अमाउंट है जो उस फोन की 2 साल बाद की वैल्यूएशन है, वैल्यू है। हो सकता है कोई चीज जिससे फालतू गिर जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी चीज में, ठीक है, किसी चीज के प्राइस में, उसकी ग्रोथ में डिक्रीमेंट है, यानी कि उसके रेट गिरे, तो किस रेट से गिरे और कैसे पता लगाएंगे, वो हम लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले से पता। अगर रेट सेम हो हर साल का तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रेट अलग अलग हो तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट ने कोई चीज ग्रोथ कैसे करती है, एक्सपोनेंशियल, कोई चीज गिरती कैसे है, मतलब ग्रोथ करती है अलग रेट से, कैसे ग्रोथ करेगी, और कोई चीज गिर किस रेट से सकती है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास थे सारे कंसेप्ट। अब मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन के टर्म्स में एक बात और समझाना चाहता हूँ, बात भी आप वो क्या समझाओगे। देखो डेप्रिसिएशन पता हम किसी से क्यों काउंट करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन मैं सिंपल बताऊं ना, तो जैसे बिजनेस की टर्म्स है, ठीक है, बिजनेस टर्म में देखा जाता है। जैसे मान लो कोई बिजनेस, हमने कोई बिजनेस बनाया, तो बिजनेस में क्या चाहिए होता है, कई बार लैंड के लिए पैसे देना पड़ता है, कैपिटल, लैंड तो चलो बढ़ता है, कैपिटल, ठीक है, चाहिए होता है, मशीनरी चाहिए होती है कई बार। तो एक सिंपल सी बात, मान लो मैं कोई मशीनरी परचेज कर रहा हूं, सपोज करो मैंने कोई मशीनरी परचेज करी, क्या मशीनरी की वैल्यू टाइम के तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मैं यूज करूंगा, हम जानते हैं मशीन्स की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो सिंपल इनके रेट क्या होते हैं, घटते रहते हैं। और हो सकता है कि एक टाइम पे आने का कबाड़ बच जाए, जैसे मान लो आपने देखा होगा गाड़ियों में, जैसे बाइकों के इंजन जनरली 15 साल तक चलते हैं, उसके बाद उसे गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं देती चलाने की उस बाइक को, क्यों, क्योंकि इंजन पुराना है, कभी फट सकता है, ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत आ सकती है, कभी ब्याह लग सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ऐसे ही मशीनरी में होता है कि किसी टाइम पीरियड के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा कबाड़ हो जाएगी ये मशीनरी यूज करते करते। आई बात समझ में? तो इसलिए इसके रेट में डेप्रिसिएशन हम ना एक रिजर्व बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व। मैं थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूं इस टॉपिक पे, डेप्रिसिएशन रिजर्व। इस बात का मतलब पता है क्या होता है, कि इसको बनाने का मतलब क्या है कि एक टाइम पे ना हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कोई मशीनरी 1 करोड़ की है, 1 करोड़ की मशीनरी है, ठीक है, पता मानता हूं कि 10% ये हर साल से क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो 1 करोड़ की मशीनरी है, 1 करोड़ का 10% कितना होगा, 1 करोड़ का 10% होगा 10 लाख। तो हम क्या करते हैं बिजनेस में से अपने प्रॉफिट के हिस्से में से 10 लाख रुपए ना हर साल जोड़ के चलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व में, ठीक है। क्योंकि 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद क्या होगा कि 10 साल बाद ये जो हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व है इसमें हो जाएगा 1 करोड़ रुपए, और हो सकता है अगर इसे इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया हो तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस मशीनरी को इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। सोचो किसी बिजनेसमैन को नॉलेज नहीं डेप्रिसिएशन होता क्या है,
और वो ना ही कोई रिजर्व मेंटेन करके चल रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा उसकी मशीनरी खत्म हो जाएगी, उसके पास पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा बिजनेस में थोड़ी ना कि भाई हर टाइम हाथ में उस बैंक और पैसा पड़ा रहता है। आपने एक बार बिजनेस में कैपिटल लगा दी, आपको हर बार थोड़ा उतनी कैपिटल मिलती रहेगी, तो आपको पहले से ही रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है कि बिजनेस में फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत आए तो हम उसे रिजोल्व कर सके उस कैपिटल के जरिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व, ताकि जब वो मशीनरी खत्म हो, ऐसा तो हम अपनी लाइफ में हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं कि जैसे कई जने फोन यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, वो भी अपना रिजर्व बना सकते हैं कि जब उनके पास वो चीज खराब हो जाए तो उसे तुरंत रिप्लेस कर सके, कहीं से लोन ना लेना पड़े, कहीं से कुछ ना लेना पड़े। आई बात समझ में? तो उम्मीद है मैंने एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल के ऊपर काफी डीप में बात कर ली है और हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश मैंने की है यहाँ पे। आई बात समझ में? इसके बाद हम ये समझेंगे कि लोगैरिथमिक फंक्शन काम कैसे करता है, लोग फंक्शन क्या होता है, कैसे काम, उसके ऊपर भी कमेंट्स आए थे मेरे पास कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाओ फटाफट लोग के ऊपर, क्योंकि शायद वो क्लब बच्चों को लगा था कि टॉपिक पहले हो चुका है, नहीं भाई वो टॉपिक अब होगा, इस वीडियो के अंदर होगा, इसलिए मैंने उस टाइम पे टॉपिक नहीं करवाया था। आई बात समझ में? मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।